वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बात करना चाहेंगे जुमे के रोज़ जो इस्लामाबाद में एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ। तरलई के इलाके में जो इमाम बारगाह पे ख़ुदकश हमला हुआ और उसमें जो जानें गईं, उस पर मेरी तरफ से सारे कॉलीग्स की तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से जो है हमारी हम इस सब गम में बराबर के शरीक हैं, हमारी कंडोलेंसेस। अब आगे की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि हेक्टिक वीकेंड था इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक तरफ तो हम अगर ज़िक्र करें कि इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ, फिर लाहौर में बसंत मनाई गई बहुत अरसे के बाद, दिहाइयों के बाद, और तीसरा इतवार के रोज़ जो अपोजिशन की तरफ से एक शटर डाउन कॉल दी हुई थी। ये एहतजाज की कॉल फरवरी 8 को इसलिए दी गई क्योंकि बात हो रही थी जो इलेक्शंस को 2 साल गुजरे हैं, जिस दिन बकौल अपोजिशन के और लोगों का मैंडेट उनसे छीना गया। कॉल तो दे दी गई, उसके बाद मगर जो रिपोर्ट्स आई उनसे हम ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कॉल किस हद तक कामयाब हुई। बलूचिस्तान में ऑब्वियसली बहुत वाज़े था कि ये यौम स्याह जिसको अपोजिशन ने कहा वो तो मनाया गया, शटर डाउन भी हुआ, मगर वहाँ भी जो BBC की रिपोर्ट सामने आई तो उनके मुताबिक जो पश्तून या पख्तून इलाके थे बलूचिस्तान के, वहाँ तो बहुत हड़ताल कामयाब रही, मगर जो बलोच इलाके हैं बकौल रिपोर्टिंग के वहाँ वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं कि ये कहना मुश्किल है कि कॉल किस हद तक वहाँ फ़ॉलो की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ भी कहा जा सकता है कि बहुत कामयाब रही हड़ताल और शटर डाउन स्ट्राइक। बट इसके अलावा ख़ास तौर पंजाब, इस्लामाबाद, इन इलाकों का ज़िक्र करें तो लोगों का ये कहना है कि कोई ऐसी ख़ास हम नहीं कह सकते कि शटर डाउन कॉल या हड़ताल की जो कॉल थी उसको लोगों ने सुना या उस पर फॉलो किया। हुकूमत ऑब्वियसली उनका तो रद्द अमल जो है वो वाज़े है, वो तो पहले भी कह रहे थे कि ये कामयाब नहीं होगी और यही उनकी बात रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने टॉक शोज़ में भी देखा, वैसे भी जो उनके बयानात सामने आए, बकौल उनके अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही नाकाम रही अपनी कॉल में। मगर अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? अगर कॉल कामयाब भी हो गई तो क्या दबाव कोई हुकूमत पे पड़ा, या जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे या हुकूमत के ख़ुद लोग कह रहे थे कि जब ये कॉल नाकाम हो जाएगी और अपोजिशन को ये समझ आ जाएगी तो उसके बाद जो गुफ्तगू है या मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शुरू हो जाएंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। ये अपोजिशन लीडर हैं। कॉल इन्हीं की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके प्लेटफॉर्म से दी गई थी। वेलकम टू द शो मुस्तफ़ा साहब। जी सर, शटर डाउन कॉल फरवरी 8 को आप लोगों ने दी थी, दिन गुजर गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। आप लोग कह रहे हैं आप बहुत कामयाब रहे, दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात सुने या वो कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल नाकाम रहे। और वाज़े भी लग रहा है सर कि पंजाब में या सिंध में शायद आप इतने कामयाब नहीं रहे, कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पे एक तो इतवार का दिन था और लाहौर में तो लोग वैसे भी बसंत मनाने में मसरूफ़ थे। ये शुक्रिया आरिफा। पिछले 2 साल में जब से ये फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, उस दिन से लेकर अब तक के जो हालात हैं उनके अंदर इस मुल्क में हमने यही देखा है कि बजाय इसके कि हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए एक एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की जाए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आने की कोशिश की जाए, हुकूमत ने फिस्ताई हथकंडे ये इस्तेमाल किए हैं। अपोजिशन का पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट उसको भी कर्टेल किया है। इस्लामाबाद के अंदर तो अजीब अजीब कवानीन ले आए हैं। और फिर 26 नवंबर का भी एक वाक़या हुआ कि जिसमें गोली चली और बहुत से सियासी कारकुनों की वहाँ पर शहादत हुई। ये पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद हुआ। हम तवक्को कर रहे थे, समझते थे कि पाकिस्तान अब आगे जा चुका है और शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के जो 60 और 70 और 80 की दहाई के जो वाक़यात थे वो नहीं दोहराए जाएंगे, लेकिन फिर हमने ऐसा देखा। तो
چاہے میڈیا ہو, چاہے پولیٹیکل ورکرز ہو, اپوزیشن ہو, اس کے اوپر ایک تابڑ توڑ حملے تو حکومت کی جانب سے جاری ہیں. اب کل کی آپ اگزامپل لے لیجئے, فیصل مسجد اسلام آباد جہاں پر اپوزیشن نے جانا تھا, وہاں پر صرف اتنا کرنا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنی تھی فیصل ماسک میں, اور پھر اس سے باہر نکل کر اجتماعی دعا ایک کرنی تھی شہداء کے لیے جو سانحہ ترلائی ہوا, اور جو ملک کے اندر پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس پہ حکومت نے دوپہر سے فیصل مسجد بند کر دی. اتوار کا دن تھا, ہزاروں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر نہیں جانے دیا. پھر اسی طرح وہاں سے صحیح. درجنوں کارکنان گرفتار کیے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے وہی اپنے تابڑ توڑ حملے کیے, تاجروں کو ڈرایا دھمکایا کہ نہیں آپ نے دکانیں کھولنی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہڑتال کامیاب رہی. 8 فروری کے دن صحیح. جو اس ملک میں کنٹروورشل الیکشنز ہوئے, عوام کی کے سامنے اس کو اجاگر کرنا ضروری تھا, اور ہم اس میں کامیاب رہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اب سر آگے کا کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ ایک طرف تو حکومت جیسے رانا ثناء اللہ صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 فروری کو اپنی کوشش کر لیں, اس کے بعد ہم ان سے گفتگو کریں گے. کیا کوئی مذاکرات کی طرف اب آپ لوگ جائیں گے یا اور جلسے کرنے کا سوچیں گے؟ خاص طور پہ سر کیونکہ وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے مسائل ہیں, عمران خان صاحب سے رسائی کے, آج وہ کورٹ بھی گئے, وہاں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے سچ ملا. تو واٹ نیکسٹ؟ اگر آپ کے خیال میں یہ کامیاب بھی رہی تو اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عارفہ, ہمارے خیال میں اور بہت سے ہمارے علاوہ بھی ان پاکستان کے بارے میں جو غیر جانبدارانہ رائے رکھتے ہیں, ان سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں 3 بحران اکٹھے ہو رہے ہیں, 3 کرائسس کی کنورجنس ہو رہی ہے. ایک سیاسی بحران, دوسرا معیشت کا بحران, اور تیسرا سیکیورٹی کا بحران. اور بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر اسی طرح دارالخلافہ کے اندر جو ایک بہت ہی اندھوناک اور افسوسناک واقعہ ہوا خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ کے اوپر, جس میں 2 درجن سے اوپر, اور انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق تو یہ فگر 80 ٹچ کر رہی ہے. تو اتنی بڑی شہادتیں ہوئی, ایک لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے, معاشی اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیکل کرائسس لنگر آن کر رہا ہے. تو یہ ایک کمپلشن کریٹ کرتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر ملک کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے کچھ رولز آف دا گیم طے کریں کہ ہم نے دوبارہ اس ملک میں جو کوکر صاحب, یہ آپ کا خیال ہے یا آپ کے خیال میں حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے؟ معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ کر رہی ہوں, آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے, بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف آپ کا خیال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی کچھ اس قسم کے خیالات رکھتی ہے؟ میرے خیال سے پچھلے چند ماہ میں حکومت کے اندر بھی یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے, حکومتی جماعتوں میں بھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہے, ان کی جماعت کے اندر سے لوگوں کا پریشر بھی ہے کہ جناب ہم کب تک اس طریقے سے چلتے رہیں گے, جو سپیس ہم سیڈ کر چکے ہیں, اور ہم سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اینڈ therefore آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈران ہیں جن کا نوٹیفیکیشن جو اپوزیشن کا حق تھا نہ اسپیکر صاحب کر رہے تھے اور نہ چیئرمین سینٹ کر رہے تھے, لیکن یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اپوزیشن کے اس حق کو تسلیم کیا گیا, اور سنجیدہ لوگ چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, مسلم لیگ نون میں ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور میں نام لینے میں کوئی عار نہیں مجھے, رانا ثناء اللہ صاحب سر فہرست ہیں, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ان کے اوپر جتنی سختیاں ہوئیں تحریک انصاف کے دور میں, اور ان کے اوپر ایک جو مقدمہ قائم کیا گیا ہیروئن کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا تھی, لیکن اس کے باوجود وہ خواہاں ہے وزیر اعظم کا پیغام جو اپوزیشن کو انگیج کرنے کا تھا, اس حوالے سے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ایک رابطہ بھی رکھا, اور اب کوشش ہے, اور سارے لوگ اکراس دونوں سائڈوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جس جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ رولز آف دا گیم طے کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। खोखर साहब, तो आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई कोशिश की है अपोजिशन से राब्ता कायम करने की, और गालिबन अगर कोशिश भी की है तो वो इसीलिए की है कि आप लोग बैठ के बात करें। तो अगर मैं ये समझूं कि हुकूमत की तरफ से राना सना साहब ये कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन की तरफ से उनसे कौन बात कर रहा है? ऑपोजिशन की तरफ से जाहिर बात है ऑपोजिशन लीडर ही बात कर रहे होंगे, और जहाँ अचकज़ई तक इस साहब, सोच का ताल्लुक है, जाहिरी सी बात है। अब मुस्लिम लीग नून के कई वज़रा टीवी चैनल्स पर इसका इजहार कर चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से मुतहर्रिक हैं। तो हमारी तो कोशिश का बहरहाल यही है कि रास्ता सियासत के अंदर जो हम बहुत तलखियां बढ़ा चुके हैं, पोलराइजेशन की इंतहा पर पहुंच चुके हैं, ये मारा मारी का जो एक अंसर दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस हुआ है 90 की दिहाई के बाद, ये दायरों का सफर खत्म होना चाहिए। और हमें इंतकाले इक़्तिदार का जो प्रोसेस है, ट्रांजिशन ऑफ पावर, वो दुनिया भर में एक बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है, और जिस तरीके से हमने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी कैसे होनी है, इंडिपेंडेंट आदमी कैसे उस जगह पर आना है, कैसे हमने दोबारा लोगों का एतमाद इस प्रोसेस के ऊपर बहाल करना है, क्योंकि फॉर्म 47 के साथ तो आपने पूरी नेशन का कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है इस प्रोसेस पे। वो कैसे बहाल करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो ये खोखर साहब, सियासतदान जब तक आपस में हाँ नहीं खोखर बैठेंगे साहब, तो ये चीजें तो तय नहीं हो पाएंगी। ठीक सर, वक्त ज़रा कम है तो सर ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब इस कॉन्फिडेंस से ये गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी वो फैसला करेंगे इमरान खान साहब भी उसको फॉलो करेंगे? बरमला इस चीज का वो इजहार कर चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के ऊपर, लोगों के हक को तस्लीम करने के ऊपर, इस मुल्क में कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, अगर और बहरानों से निकालने के लिए अगर हुकूमती जमातें संजीदा होती हैं, तो फिर इमरान खान से दस्तखत लेकर आना उनका काम है। और इमरान खान साहब ने बड़े बिल्कुल वाज़ेह सर। तौर पर उन्होंने ये मैंडेट दे रखा है अचकज़ई साहब को और अलामा साहब को कि वो इस हवाले से बड़े इश्यूज के ऊपर, उसके अंदर उनके वो ना किसी केस का रिलीफ अपना चाहते हैं, वो तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट अदलिया चाहते हैं जो केसेस को एक न्यूट्रलिटी से तो और सेनेटर अनबायस्ड साहब तरीके से बहुत सुने। बिल्कुल वक्त अभी तक ख़त्म हो ये गया। हाँ वक्त सर ये बताइएगा कि क्या अब हम ये समझें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो अचकज़ई साहब भी मुलाकात के लिए जाएंगे? देखिए, मुलाकातें तो इमरान खान साहब का हक है, वो कोई कंसेशन नहीं हुकूमत देगी। एक कैदी को चाहे उसने जो मर्जी है जुर्म किया हो, संगीन से संगीन तर जुर्म किया हो, मुलाकात करना, अपने अहलो अयाल से मिलना, वकला से, रुफका से मिलना उसका हक है। इस जिस तरह ऑपोजिशन लीडरान को कौमी असेंबली में उनका तकर्रुर जब किया गया तो वो कोई कंसेशन नहीं था, ये हक था। तो इसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकातें उनका हक है। अगर वो रिस्टोर होंगी तो ये कोई कंसेशन नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इससे जो माहौल के अंदर तलखियां हैं वो कम होने में, और फिर उनको भी इन कॉन्फिडेंस लेने में इमरान खान साहब को एक रास्ता तो निकलेगा, और उसको, और अगर वो रास्ता निकलता है तो ये एक अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ को, अब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और फिर हम यही जो मामला है अपोजिशन, हुकूमत, मुज़ाकरात, हड़ताल, इन पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे, और अब हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अपोजिशन की हड़ताल जिसको वो कामयाब कहते हैं, हुकूमत कह रही है कि वो बिल्कुल नाकाम रही, मगर दूसरी तरफ आगे अब किस तरफ बढ़ना है, क्योंकि पहले भी हुकूमती मौक़िफ़ यही था। राना सनाउल्लाह साहब एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि हम बात करेंगे अपोजिशन से, मगर एक दफ़े ये अपना शौक़ पूरा कर लें जो हड़ताल का है या एहतजाज का है फरवरी 8। तो क्या सचमुच अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत में और अपोजिशन के दरमियान कोई गुफ्तगू होगी? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौशीन इफ्तिखार साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो नौशीन साहिबा।
جی نوشین صاحبہ، ہم اپوزیشن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہڑتال تھی وہ کامیاب رہی، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت پولیس جو ہے اس کی طرف سے ایکشن کیا گیا، اپوزیشن کے لوگوں کو، ان کے کارکنان کو ڈرایا گیا۔ کیا اس طرح آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے یہ جو ہڑتال تھی اس کو رکوایا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک ان کی پوری جو تھی ان کا احتجاجی جو کال تھی، اس کو پورے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ تو جس کا ملبہ یہ ڈالتے ہیں ہماری گورنمنٹ پہ، اور وہ کیوں ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو وجہ پتہ ہے۔ دیکھیں اب ان کا جو ایک نیریٹو تھا جس میں صرف انتشار پھیلانا، جس میں صرف لوگوں کو ڈیریل کرنا، نوجوان نسل کی تباہی کر دی، صوبوں کو صوبوں کے خلاف اکسانا، اب وہ لوگ کتنی دیر انتشار پھیلائیں گے؟ عوام بھی سمجھ گئی ہے۔ اور ویسے بھی پنجاب جو پورا ہے، وہ تو سی ایم پنجاب نے جو اتنا اچھا بسنت کا پروگرام ارینج کروایا، وہ تو زیادہ تر اس میں جو تھے وہ بزی تھے۔ ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں کافی تعداد، وہ سنا لاہور میں بسنت انجوائے کرتی رہی ہے۔ تو یہ جو ایک غلط فہمی انہوں نے پالی ہوئی ہے کہ جی پوری عوام، پورا پنجاب، پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، تو ان کا تو اپنا صوبہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہاں کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں اور وہ بھی پنجاب کی کارکردگی پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سہراتے ہیں، تو بس آپ سمجھ لیں کہ پھر بات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے باہر ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی بوکاٹا ہو گئی ہے۔ نوشین صاحبہ، مگر اپوزیشن یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ کچھ جو لیڈرز تھے وہ فیصل مسجد پہ گزشتہ روز نماز پڑھنا چاہتے تھے، وہاں بھی ان کو اجازت نہیں ملی، انہوں نے وہاں اکٹھے ہونا تھا، اس کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو اس طرح کے اگر اقدامات ہوں گے تو لوگ اپوزیشن کی بات پہ تو یقین کریں گے، کیونکہ پولیس کی سختیاں تو اب سب نے ہی تقریباً دیکھ لی ہیں پچھلے چند سالوں میں۔ بالکل، میں کہتی ہوں میرے سے زیادہ سختی تو ان کے جو دور میں تھا، ہائے ایک ٹائم تھا جب پی ٹی آئی تھی، تو میں نے بھی تو سختیاں سہی تھیں۔ لیکن بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اب یہ جو 3 دن تو بسنت پھر کے آپ نے، کیونکہ آپ لوگوں نے سختیاں سہی تھیں تو اب اپوزیشن کو بھی سختیاں سہنی پڑیں گی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی یو بات سینگ کہ مکمل یہ کر سختیاں ہو رہی ہیں؟ ہم ایز اے جی جی سیاسی ایک کارکن میں یہ بالکل نہیں چاہتی، میں یہ بالکل نہیں چاہتی۔ لیکن جب آپ کسی کے لیے گڈھا کھودتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ خود بھی تو گرتے ہیں، آپ یہ بھی تو مانیں۔ جو میں اپنی بات مکمل کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب 3 روز جو بسنت کا اعلان ہوا، اس کے کچھ ایس او پیز تھے، پھر ایک حادثہ ہو گیا اتنا افسوس کن ہمارا اس فیڈریشن میں، پھر سیکیورٹی کے ایشوز، تو دیکھیں آپ اس کی وجہ سے کچھ چند ایسی تھیں پوائنٹس جہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز یا تھریٹس کی وجہ سے ان کو پولیس کے انڈر رکھنا پڑا۔ اور یہ میرے نالج میں بات نہیں ہے۔ دیکھیں نماز اگر پڑھنی ہے صرف، تو آپ کے پاس ہر جگہ، ہمارے پاس مسلم ملک ہے، مسجدیں حاضر ہیں۔ ایک ایشو بنانا اور نماز پہ بنانا، یہ بھی میرے خیال سے بڑی غیر اخلاقی سی بات ہے۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک تھا نماز ایجنڈا، پڑھنے میں کیا ایشو ہے نوشین نماز صاحبہ؟ میں تو فیصل بالکل کہہ مسجد رہی ہے، ہوں، میں اسلام بالکل کہہ آباد رہی کی ہوں۔ سب سے بڑی مسجد ہے، وہ وہاں نماز پڑھنا چاہ رہے تھے بقول ان کے۔ وہ جہاں مرضی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے پہ دیکھیں ان کو کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ جو ایک پروپیگنڈا یہ بناتے ہیں ایک فیک، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں آپ اگر آپ خود ہی بات کر رہی ہیں کہ ان کی جو کال تھی وہ ریجیکٹ ہوئی، وہ مسترد ہوئی، اس کا ملبہ بھی تو پی ایم ایل این پہ ڈل گیا نا۔ تو اب نماز نہ پڑھنا کیا بہانہ ہے؟ خدا نخواستہ دیکھیں ہم مسلم ملک میں رہتے ہیں اور ہر ایک کو آزادی ہے، مذہب نے اور قانون نے وہ دی کہہ ہوئی ہے رہے کہ تھے، آپ نماز پڑھیں۔ معاف کریے گا شاید آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں آیا میرا، وہ الزام اپوزیشن کی طرف سے یہ ہے کہ وہ فیصل مسجد میں نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، وہاں اکٹھے ہونا چاہ رہے تھے، فروری 8 کے حوالے سے پولیس نے ان کو وہاں جانے سے روکا۔ میں نے عرض کی ہے جی کہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا سیڈ اور ٹریجک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک بم بلاسٹ ہو گیا نا امام بارگاہ میں۔ اس کے بعد ضرور ہو سکتا ہے کہ پولیس کی کوئی ایس او پیز، کوئی پروٹوکولز ہو، میرے یہ علم میں نہیں ہے کہ ان کو کسی نے روکا ہے یا نہیں روکا۔ میں نے وہی عرض کی ہے کہ دیکھیں ہم مسلم ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھنے پہ پابندی عائد نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نے صرف اکٹھے ہونے کے لیے اجتماع کی صورت میں وہاں نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ تھا، اور جو ہماری آئی جی ہیں اور ٹھیک ہے، ہماری جو تمام منسٹری آف انٹیریئر ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کی لائف ہم نے اسٹیک پہ تو نہیں کرنی نا۔ آپ بات میری سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک، آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ صحیح ہے۔
सही है जी। नौशीन साहबा, अब ये बताइएगा कि चलें, अब फरवरी 8 भी गुजर गया, हुकूमत के बकौल हड़ताल की कॉल भी कामयाब नहीं हुई, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या आप लोग गुफ्तगू करेंगे हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ, माफ़ करिएगा? मैं ये इसलिए पूछूं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बहुत अरसा ये कहते रहे हैं कि एक दफ़े ये अपना शौक पूरा कर लें फरवरी 8 को, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। इज़ देयर अ गवर्नमेंट प्लान टू टॉक टू द ऑपोजिशन? यस वी डू। प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जो अयाज सादिक साहब हैं स्पीकर नेशनल असेंबली, ही हैज़ बीन ट्राइंग, वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं, अब भी वो चाहते हैं कि अपोजिशन भी जो है पार्लियामेंट की हर चीज़ का हिस्सा बने, यहाँ पे बहस मुबाहिसा हो, या वो पार्लियामानी कमेटियाँ हो, वो कानून साजी हो। हम चाहते हैं कि वो उनका भी किरदार हमारे साथ हो, लेकिन बात यह है कि हमेशा यू टर्न इन्होंने लिया। जब भी हम बात करते हैं मुशावरत की, जब भी हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, ये हमेशा वहाँ से स्किप करते हैं या भाग जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने, जब दोबारा अयाज सादिक साहब ने प्राइम मिनिस्टर से इस चीज़ की इजाज़त दी, तो उन्होंने बड़ी फराग दिली से उन्होंने तमाम काबीना से ये बात की कि हमें इनको साथ बिठाना है, हमें तमाम पार्लियामेंट को पाकिस्तान के लिए लेके साथ नहीं, चलना तो ये है। किस अब ये हवाले ओपन है। से आप इनसे गुफ्तगू करेंगे? कौन, व्हाट आर गोइंग टू बी द पॉइंट्स ऑफ, व्हाट आर द इश्यूज जिन पे आप इनसे गुफ्तगू करेंगे? देखें, इट कुड बी ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट कुड बी ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट कुड बी ऑन पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट माइनस इमरान खान। क्योंकि इमरान खान को रिहाई दिलवाना वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो कोर्ट की वजह से वहां से सजा पा के अपनी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर इफ इट नहीं, तो कुड बी लाइक, जी जी, अगर इमरान खान साहब पे बात नहीं करनी तो बिल्कुल ठीक है, बट ऑपोजिशन भी तो ये कहती है कि हम कौन सा कह रहे हैं आप इमरान खान साहब को रिहा करें, हम कहते हैं आप इलेक्शंस की बात करें, तारीख दें, इलेक्शन कमिश्नर पे बात करें, उनकी अपॉइंटमेंट पे बात करें। वो तो इन इश्यूज़ पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या इन नहीं जी, इश्यूज़ पे ये उनका PMLN कहना उनसे है। बात करने को तैयार है? हम बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। जहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी की बात होगी, जहाँ पे फेयर एंड जो है अकाउंटेबिलिटी की, इलेक्शंस पे बात होगी, हम बात करेंगे। लेकिन अगर आरटीएस वाला सिस्टम इन्होंने किया, उसके बाद जो ये करते आए हैं इंतशार पे या चीज़ों को, हम अभी भी इनको सेट असाइड करके इनसे चाहते हैं पाकिस्तान के लिए बात करना, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। जहाँ पे इन्होंने इंतशार फैलाना था वो फैला चुके। इट वॉज एन ओल्ड स्टोरी, अब उसकी कोई स्पेस नहीं इनको मिलेगी, ना हम देंगे। पाकिस्तान पे बात होगी तो वी आर देयर, वी विल सिट विद देम, हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे, हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात करेंगे। फिर मैं आपसे अर्ज और करूंगी, ये गुफ्तगू जो है ये अयाज सादिक साहब लीड करेंगे जी? ये मुज़ाकरात जो बिल्कुल, हैं ये गुफ्तगू बिल्कुल। अयाज सादिक साहब ये लीड करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेट किया गया है जी राना सनाउल्लाह साहब को, और जिसमें ज्यादा किरदार जो है वो अयाज सादिक साहब जो है वो रोल अपना प्ले करेंगे मीडिएटर का। और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये गुफ्तगू शुरू हो जाएगी जी? वेरी सून, क्योंकि हो जानी चाहिए। अब इनका चांस है कि वो क्या चाहते हैं। हमने तो उनको एक ओपन फ्लोर दे दिया कि वो आए, वो बैठें और पाकिस्तान पे बात करें। अब लेट्स सी कि अगर मजीद इस पे वो अगर शराइत ऐड नहीं करेंगे, विदाउट कंडीशंस आएंगे, तो दे आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत का, और मईशत के में हम बात करेंगे जो पावर सेक्टर है। हुकूमत जहां बार ये दावा करती है कि उन्होंने मईशत में बेहतरी वो ले आए हैं, सब इंडिकेटर्स बेहतर हैं, तो एक जो उनके लिए अभी बहुत बड़ा मसला है और लगता है कि रहेगा, वो है पावर सेक्टर का, उसकी जो टैरिफ्स हैं और दूसरी तरफ जो सर्कुलर डेट है। अभी पीछे बहुत दबाव आया इंडस्ट्री से, तो हुकूमत ने एक कोई नुस्खा निकाला और उनके लिए टैरिफ्स जो थे वो कम किए, जिससे इंडस्ट्री ने भी ये दावा किया कि अब वो ज़्यादा competitive हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया में ज़्यादा बिकेंगी। मगर इसके साथ साथ जो एक दूसरी खबर भी फ़ौरन ही सामने आई, और वो डॉन अखबार में खलील कयानी साहब ने दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने जो 125 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि ये रिलीफ़ मिला है सनती जो तबका है, तो इसके लिए अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो रिहायशी कंज्यूमर्स हैं, यानी कि आम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जैसे आप और मैं, तो उनके ऊपर बोझ बढ़ा दिया जाएगा, और हर बिल में तकरीबन जो है वो कुछ रुपयों का इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये अब एक फ़िक्स चार्ज जो है
200 से लेके 600 रुपए का, ये हर बिल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ रिलीफ दिया है तो गालबन कहीं और से पूरा होना होगा, ये भी एक तरफ बात हो रही है। दूसरी तरफ ये भी कोशिशें हुकूमत की हो रही हैं कि नेट मीटरिंग को ख़त्म कर दिया जाए। अब वो ख़ुद ये फ़ैसला नहीं करेंगे, नेपरा के ज़रिए ये फ़ैसला करवाया जा रहा है। क्योंकि जब नेट मीटरिंग जो ख़ुद हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की थी तो उससे ये होता था कि जो भी अपने घर पे सोलर लगाता था वो जहाँ यूनिट्स ख़रीदता था हुकूमत से तो वो या पावर डिस्को से, तो उतने ही वो जो उनकी तरफ से वापस जाते थे वो बिकते थे। अब इस फॉर्मूला को भी वो तब्दील करेंगे और इस तरह तब्दील करेंगे कि जितना शायद लोगों को फ़ायदा हो रहा था वो अब नहीं होगा। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये माशी इश्यूज़ पे। वेलकम टू द शो सर। सर पहले अगर ये बात कर लें, क्या अब ये सही है कि ये जो नए चार्जेस डालने लग रहे हैं बिजली के बिलों में, जो खलीक कियानी साहब ने स्टोरी भी की, तकरीबन 200 से 600 रुपए तक ये जाएंगे, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने रिलीफ दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को? इज़ देयर अ कनेक्शन बिटवीन दीज? बिल्कुल, ये क्रॉस सब्सिडी इन्होंने क्रिएट की है। जो पहले क्रॉस सब्सिडी होती थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, माफ़ करिएगा जस्ट टू ऐड, इंडस्ट्रियलिस्ट सर ये कह रहे हैं कि हम पहले एक क्रॉस सब्सिडी देते थे जिससे आपके और मेरे बिल में फ़र्क पड़ता था, वो अब ख़त्म हो गई है तो अब हमें पैसे देने पड़ेंगे। शिफ्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ नहीं रुकेंगे। आपको ये पूरे एनर्जी सेक्टर को आप देखें, आपको याद हो 3-4 साल पहले गैस सेक्टर में जो गैस के बिल आते थे कोई फिक्स चार्जेस नहीं थे। अब इस वक्त आपको पता है वहाँ 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी फिक्स चार्जेस हैं और वो ट्रिलियंस रुपीस से ज़्यादा के हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। ये अपनी हर नाकाम पॉलिसी का जो पूरा जो बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम पे डालते हैं। 3 करोड़ 4 लाख कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजली के, जो बिजली के मीटर हैं जिनके, जिसमें सिंगल फेज़ भी है और डबल फेज़ भी आते हैं। उन पे ये जब लगेगा तो वो तकरीबन 106 अरब रुपए बनेंगे। सर मुझे एक अंदाज़ा आप दे सकते हैं कि ये किस हद तक बिल होगा? तो सिर्फ 200 लगेगा और वो तमाम प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड जितने भी कंज्यूमर हैं सब पे लगेगा और मिनिमम 200 रुपये, मैक्सिमम 750 रुपये, 675 रुपये। और इसमें अगर टैक्स आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये फिर 125 अरब रुपए बन जाएंगे। ये उतनी ही रकम है जितनी रकम इंडस्ट्री को, जो मेरे ख्याल में चंद लाख होंगे या चंद हज़ार कंज्यूमर होंगे, 3 करोड़ में से 2 करोड़ 85 लाख जो कंज्यूमर हैं उन पे ये लागू होगा और ये यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है जब गैस की कीमतों में 1200% इजाफा किया गया और उस वक्त मोहम्मद अली वज़ीर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपका जो सर्कुलर डेट है गैस सेक्टर का आज से ख़त्म हो जाएगा। सर्कुलर डेट उधर ही खड़ा है गैस सेक्टर का। पावर सेक्टर में ये बात की गई जब बिजली के रेट बार बार रिवाइज किए गए पिछले 3 साल में कि जी सर्कुलर डेट ख़त्म करना है हमने। 2025 ख़त्म हुआ है, 125 अरब रुपए सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ और ये एक्सेप्ट किया। ये किस पीरियड में हुआ है सर? 125 का ये 2025 में। अच्छा, एक साल में 125 अरब रुपए का इजाफा हुआ है पाकिस्तान की सर्कुलर डेट में, डिस्पाइट द फैक्ट के जो बिल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हम पे नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है सर? ये भी तो बताएं ना लोगों को कि ये हमें तो दावे हुकूमत करती है कि वो हम हल कर रहे हैं मसला। प्रॉब्लम ये है, दुनिया में इकानमी का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जब एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो आपने देखा वो चीज़ सस्ती हो जाती है, जिस तरह आजकल आलू का हाल है या बाकी चीज़ों का। दुनिया में ये चलता है। बल्कि दुनिया में तो आपने अगर किसी से बिजली का पावर का कनेक्शन लेना है तो वहाँ 3-4 कंपनियाँ होती हैं और वो आपको रेट देती हैं, कंपटीशन होता है। पाकिस्तान में एक ही कंपनी है, उसी ने आपके एक ही रेट देना है, एक ही रेट तय होना है। डिमांड सप्लाई, इस वक्त आपकी डिमांड गिर रही है मुसलसल क्योंकि महंगी इतनी है। बड़ी बात की आपने। और उसकी वजह अब ये जो बता रहे हैं, अब एक नया ड्रामा खेला जा रहा है। जो जुमे के रोज़ 6 तारीख को शायद जो समाअत हुई है नेपरा में, जो नेट मीटरिंग के जो रेगुलेशन चेंज करने हैं, आप हैरान होंगे, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि स्टेट जिसने खुद पॉलिसी दी अब उससे बैक कर रही है और लोगों को लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है बिलियन रुपीस की। कहते हैं कि 12 से 13 हज़ार मेगावाट के जो सोलर आपके हैं वो इंस्टॉल हुए हैं, जिसमें 7,000 मेगावाट जो है वो नेट मीटरिंग पे है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है।
اب उस इन्वेस्टमेंट को डुबोया जा रहा है। 26 रुपये रेट पे वो बाई बैक करते थे, अब वो 11.5 रुपये किया जा रहा, आप हैरान होंगे। और मज़े की बात यह है कि पहले ये होता था कि आपके यूनिट को यूनिट से डिवाइड किया जाता जी था। कि एक यूनिट आपने बेचा, एक यूनिट अब आपने वो इस्तेमाल तरीका भी किया। नहीं होगा। अब वो तरीका होगा कि पहले आपके जो यूनिट आपने प्रोडक्शन की है उनकी वो प्राइस 11 रुपए के रेट से उसका बिल बनाया जाएगा, और आपके जो बाकी बिल जो आप 60 रुपए यूनिट आप नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं उससे उसको मैनेज करके आपको बिल भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई कंज्यूमर जो है नेट मीटरिंग का उसको कम बिल नहीं आएगा या उसका बिल नहीं आएगा। जिस तरह माइनस आ रहे थे, वो ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे थे, लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, फिर उसका जो लाइसेंस का दौरानिया है वो कम कर रहे हैं, 7 साल से 5 साल कर रहे हैं। फिर इसके बाद उसका जो पे बैक था, जो रेट ऑफ रिटर्न जो होते थे जो आपकी इन्वेस्टमेंट का, उसमें पहले मुकर्रर थे कि 5 साल 2 साल थे सॉरी, अब उसको 5 साल किया जा रहा है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो 5 साल में भी अब कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो 10 साल में भी उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं होगी। तो ये बड़ा मुश्किल किस्म का अपना जो फेलियर है पॉलिसियों का, उसका सारा मलबा ये पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर और पाकिस्तान के लोगों पर डाल रहे हैं। तो सर मसला तो मगर फिर भी हल नहीं होगा। मतलब कि मैं अगर ये आपसे पूछूं कि क्या ये सोलर की जो पॉलिसी ये तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि बकौल इनके ये इसलिए तब्दील कर रहे हैं क्योंकि जो अमीर लोग हैं उन्होंने सोलर लगवाया है और वो गरीब के ऊपर बर्डन जा रहा है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और भी है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अमीर सोलर क्यों लगा रहा है, अपनी पूरी छत कवर कर रहा है, एक बड़ी फटीक होती है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि अमीर भी इस मुल्क में बिजली का बिल पे करने के लिए उसको भी तकलीफ हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि बिजली का रेट कितना ज़्यादा है। और डिमांड सप्लाई, जब आपकी डिमांड ही नहीं है और सप्लाई आपके पास ज़्यादा है तो रेट नीचे ले आए भाई, तरीका यही है दुनिया में। लेकिन आपने IPPs खड़े किए हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सबके, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कई दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, कई दफ़ा नाम आ चुके हैं। और आपके दोस्त ममालिक के पावर प्रोजेक्ट हैं जो 2016 में शहबाज शरीफ साहब ने लगाए थे, LNG पावर प्लांट जो बंद पड़े हैं, और LNG इंपोर्ट हो रही है उनके लिए, और वो LNG आपको इंपोर्ट प्राइस पर आपके नए गैस कंज्यूमर को देनी पड़ रही है। ज़बरदस्ती, फेलियर आपका था, कीमत आपकी आवाम अदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।